प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हम लोग आपसे टीजीटी पर बात करेंगे। यूपी टीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम पर आपसे बात करेंगे। ऐसी सुगबुगाहट है कि शायद बहुत जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले पाठ्यक्रम बता दिया जाए। जो लोग जानते हैं पहले से हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नए इस बार से कमर कस रहे हैं 2020 के लिए, उन सभी लोगों के लिए टीजीटी संस्कृत का क्या पाठ्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं यूपी टीजीटी की, तो ये यूपी टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशिक्षित। और जो स्नातक हों ऐसे शिक्षक, और प्रशिक्षित का मतलब हुआ बीएड हों, यानी बीएड और बीए शिक्षक ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी जो बीएड किए हों और बीए हो। स्नातक का मतलब बैचलर डिग्री हो और प्रशिक्षण का मतलब वो ट्रेंड हो। तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पाठ्यक्रम है, वो भी संस्कृत विषय का। तो इसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। आगे बढ़ता हूं तो ये पहली स्लाइड आपके सामने है। संस्कृत साहित्य से कुछ ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं? गद्य भी पढ़ना है, कुछ पद्य पढ़ना है और कुछ नाटक पढ़ने हैं। गद्य, पद्य और नाटक। अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ पढ़ना है। यानी जो आप ग्रंथ पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे, उन ग्रंथों का क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ग्रंथ ही देख लेते हैं, फिर पीछे आएंगे। ये ग्रंथ हैं टीजीटी के पाठ्यक्रम में। टीजीटी के पाठ्यक्रम में महाकवि बाणभट्ट विरचित जो कादंबरी है उसका शुकनासोपदेश आपको पढ़ना है। बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत मज़ेदार ग्रंथ है। इसमें शुकनास उपदेश देता है चंद्रापीठ को। एक छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा गद्य ग्रंथ है। कादंबरी कथा है बाणभट्ट की लिखी हुई, उसका छोटा सा हिस्सा शुकनासोपदेश आपको यूपी टीजीटी में पढ़ना है। फिर शिवराज विजय, यह भी गद्य ग्रंथ है। यह भी क्या है? गद्य है, गद्य काव्य है। गद्य काव्य में क्या है? ये कथा है, ठीक है। और ये शिवराज विजय प्रथम निश्वास आपको पढ़ना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसका केवल आपको प्रथम निश्वास पढ़ना है। यह निश्वासों में विरामों और निश्वासों में बटा है। तो पहला निश्वास आपको पढ़ना है शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है और यह भी गद्य काव्य है। तो ये दो गद्य ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। यूपी टीजीटी की बात हो रही है पाठ्यक्रम की। फिर किरातार्जुनीयम, यह पद्य ग्रंथ है। ये क्या है? पद्य है। ये दोनों क्या हैं? गद्य ग्रंथ हैं। गद्य में आपको कादंबरी कथा और शिवराज विजय यह पढ़ना है। शिवराज विजय ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रथम निश्वास आप पढ़ेंगे। कादंबरी का शुकनासोपदेश आप पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का है, लेकिन डरिए मत, यूपी टीजीटी में केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। 46 श्लोक केवल हैं, वंशस्थ छंद में हैं। आखिरी में पुष्पिताग्र और मालिनी छंद में 2 श्लोक आपको पढ़ने हैं, बाकी सब वंशस्थ में है। किरातार्जुनीयम केवल 46 श्लोक आपको पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत मज़ेदार है। और जो लोग विवाहित हैं खासकर उनके लिए और मज़ेदार है, क्योंकि इसमें द्रौपदी के भी कथन है और वनेचर के कथन अविवाहितों के लिए मज़ेदार है। और जो लोग अपनी पत्नी से हमेशा डांट खाते रहते हैं उनके लिए द्रौपदी वाले कथन मज़ेदार हैं। तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग भी बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये दो ग्रंथ क्या हैं? ये नाटक हैं। ये जो आपको टीजीटी में पढ़ना है नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पढ़ना है। उत्तररामचरितम भवभूतिका है, इसका तीसरा अंक आपको पढ़ना है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल वो भी चतुर्थ अंक, केवल 22 श्लोक हैं। और उत्तर रामचरितम भवभूतिका तृतीय अंक है, केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ये दोनों ग्रंथ नाटक हैं। अब मेघदूत और नीतिशतक आप इनको खंड काव्य कह लीजिए। ये दोनों खंड काव्य हैं, या ऐसा कह लीजिए कि मुक्तक काव्य है, ठीक है। एक मुक्तक है, नीतिशतकम को आप मुक्तक काव्य कह लीजिए। मेघदूतम खंड काव्य है ही, गीत काव्य है ही। तो काव्य ग्रंथ में मेघदूत आपको संपूर्ण पढ़ना है और नीतिशतक भी संपूर्ण पढ़ना है। 100 से ज़्यादा श्लोक आपको दोनों में मिलेंगे। तो लगभग 100 से ज़्यादा श्लोक मेघदूत में भी है और नीतिशतक में भी हैं। उत्तररामचरितम विज्ञान शाकुंतलम 2 नाटक पढ़ने हैं आपको। किरातार्जुनीयम यह महाकाव्य है भारवी का, ये भी आपको पढ़ना है। और 2 गद्य ग्रंथ पढ़ने हैं, कादंबरी और शिवराज विजय। इतने तो आपको इतने साहित्य की पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं। अच्छा, इनमें पढ़ना क्या है इसके लिए पहली स्लाइड देख लीजिए। इनमें आपको संस्कृत साहित्य के जो मैं अभी आपको
कुल मिलाकर के 7 ग्रंथ हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 किताबों को टीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। इनका क्या क्या पढ़ना है? वैसे तो पूरी किताब आपको अच्छे से आद्यंत पारायण करनी है, वाचन करना है, इसका अर्थ पढ़ना है, कौन किसका कथन है, कौन किसकी सूक्तियाँ हैं, कौन किस किसका क्या शब्दार्थ है, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो लोग परीक्षा दे रहे हैं यूपी टीजीटी की, उनमें गद्य पद्य नाटक आपने देखा, तो गद्य में 2 ग्रंथ आपने देखे, कादम्बरी कथा यह गद्य है और शिवराज विजय भी क्या है? गद्य है। पद्य में आपने शिवराज विजय देख लिया, दूध देख लिया, नीत शतक देख लिया। नहीं, आप भाई नाटक में तो 2 नाटक है ना, अभिज्ञान शाकुंतल और उत्तरामचरितम, तो अब इनको सबको पद्य में ही माने। भाई पद्य मतलब क्या? किरातार्जुनीयम पद्य काव्य के अंतर्गत आ गया, और खंड काव्य भी पद्य ही है, तो खंड का मेघदूतम भी पद्य के अंतर्गत आ गया, नीत शतक भी पद्य काव्य के अंतर्गत आ गया। तो गद्य पद्य नाटक में यदि आप बांटें तो जो 7 ग्रंथ हैं, उन 7 ग्रंथों में 2 गद्य ग्रंथ हैं और 2 नाटक हैं, तो 2 और 2 4, और पद्य में 3 को आप पद्य कर लीजिए तो 2 + 3 + 2, तो 2 3 5 2 7 ग्रंथ ऐसे हो गए। तो गद्य पद्य नाटक में 2 नाटक पढ़ने हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। गद्य ग्रंथ में आपको पढ़ना है कादम्बरी का शुकनासोपदेश और शिवराज विजय। पद्य में आप 3 ग्रंथ रख सकते हैं, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग और पूरा मेघदूत और पूरा नीति शतक। अब अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर आपको इनका सबका शब्दार्थ पढ़ना है। जैसे कोई श्लोक आपने पढ़ा, उसमें कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका अर्थ आपसे पूछ लेगा ना, कोई सा भी श्लोक, जैसे विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपो निधिम वेत्सि न माम उपस्थितम, ऐसे भी पूछ लेता है कि हम माम पद से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ शब्दार्थ माम माने क्या होगा ये बात नहीं है, यहाँ शब्दार्थ का मतलब किसी शब्द से किसका बोध हो रहा है, और शब्दार्थ से भी, जैसे शशि शब्द आ गया कि मृगमीन सज्जना नाम, तो यहाँ मीन पद का क्या अर्थ है? तो मछली अर्थ होता है, सामान्य सामान्य भी और कठिन कठिन भी शब्दार्थ आपसे पूछे जाते हैं। प्रमुख प्रमुख सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। जो भी आप नीत शतक पढ़ेंगे, मेघदूत पढ़ेंगे, शाकुंतल पढ़ेंगे, उनकी अर्थो ही कन्या परखी ये कहाँ की सूक्ति है ना, याच्या मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, ये किस ग्रंथ की सूक्ति है या किस कवि की सूक्ति है। और हिंदी रूपांतर, हिंदी रूपांतर का मतलब हुआ कि जैसे कह दिए ना कि प्रायो गच्छत यत्र दैवहतकः तत्रैव यान्त्यापदः, ऐसी पंक्ति है, तो कहेगा इसका जो है मूल भावार्थ क्या है, तो 4 भावार्थ लिख देगा, एक सटीक भावार्थ होगा, बाकी गलत होंगे। ऐसे हिंदी रूपांतर भी कभी कभी पंक्तियों का पूछ लेता है। अन्वय और सुभाषित, अन्वय का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी का पूछे ना कि इसमें कर्ता कौन है, इसमें क्रिया क्या है, इसका विशेष से विशेषण क्या है, इस प्रकार से आप उसको अन्वय में रख सकते हैं। सुभाषित की वही बात है, जो सूक्तियाँ हैं सुंदर वचन, तो सुभाषित सूक्ति एक ही चीज़ है। कथन जिसको कहते हैं, कोई कभी कथन पूछ लेता है कि यह कथन किसका है, तो सूक्ति और सुभाषित शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसे कौन सा लकार है, इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा कैसे किस सूत्र से इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रकार की शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे, जैसे अभी पूछा गया था ना कि कादम्बरी कैसी नायिका है, ये पात्र से पूछा गया सवाल है। या दुष्यंत की रानी का क्या नाम है, ये पात्रों से हुआ सवाल है। या सोमरात किस ग्रंथ का पात्र है, ऐसा सवाल आ गया। या अभिज्ञान शाकुंतल का अभिषेक कौन है, या उत्तर रामचरितम के कंचकी का नाम क्या है। या पूछ लिया कि भाई किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो ये नायक जो होगा वो पात्र ही तो होगा, जो नायिका होगा वो पात्र ही तो होगा। तो जो नायक नायिका से सवाल आता है, विदूषक से सवाल आता है, कंचुकी से सवाल आता है, ये इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, ये पात्र किस ग्रंथ का है, गालव किस ग्रंथ का पात्र है, तो ये पात्रों के चरित्र चित्रण से सवाल आते हैं। और ग्रंथकर्ता का परिचय, माने कालिदास के परिचय, भाई अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का है, मेघदूत कालिदास का है, तो कालिदास के जीवन परिचय से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ लेंगे। उत्तर रामचरितम आपको पढ़ना है तो भवभूति के जीवन परिचय से आपको सवाल पूछ लेंगे। अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। अब बाणभट्ट की कादम्बरी शुकनासोपदेश आपको पढ़नी है, इसलिए ग्रंथकर्ता माने लेखक रचनाकार का भी परिचय आपको पढ़ना है। इनसे संबद्ध बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में प्रष्टव्य होंगे, ऐसा लिखा है। तो ये पाठ्यक्रम को पहले ठीक से समझ लें कि जो 7 ग्रंथ हमें पढ़ने हैं,
2 गद्य ग्रंथ हैं, 3 पद्य ग्रंथ हैं और 2 नाटक हैं। इनमें हमें शब्दार्थ देखना है, सूक्तियाँ देखनी है, हिंदी रूपांतर देखना है, अन्वय देखना है, सुभाषित शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, पात्रों का चरित्र चित्रण और ग्रंथकर्ता यानी लेखक का सामान्य परिचय। इनसे हमको ये जो 7 ग्रंथ आपको यहाँ दिखाए गए ना, ये 7 ग्रंथ, इन 7 ग्रंथों को जब तक आप आद्यंत नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, तब तक शब्दार्थ कैसे कर पाएंगे। जिस ग्रंथ को आप नहीं, ग्रंथ का परिचय नहीं पढ़ेंगे तो उनकी सूक्तियाँ कैसे बता पाएंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ कैसे बता पाएंगे, शब्दार्थ कैसे बता पाएंगे। और इन ग्रंथों के जो कवि हैं उनका कवि परिचय कह लीजिए, ग्रंथकर्ता का परिचय, लेखक का परिचय, ये भी आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ें तो एक किताब आपके व्याकरण में पढ़नी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने एक व्याकरण लिखा जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसके आधार पर आपको ये लिखा ना, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, संधि समास कारक और प्रत्याहारों का ज्ञान और प्रत्ययों का सामान्य परिचय। यद्यपि बाबूराम सक्सेना में और भी बहुत सारा व्याकरण है, लेकिन बाबूराम सक्सेना पूरी नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाय राम, पूरा बाबूराम सक्सेना रटते रहते हैं सालों साल और उधर से कोई सवाल आता नहीं। तो यदि आपको टू दी पॉइंट तैयारी करनी है तो भाई साहब बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर सबसे पहले शुरुआत का 2-4 पेज जो वो वर्ण परिचय है, पाणिनि का परिचय है, कात्यायन का परिचय है, पतंजलि का परिचय है, आभ्यंतर प्रयत्न है, उच्चारण स्थान है, इस प्रकार गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा, ये संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसको ठीक से पढ़ लीजिए। फिर संधि में आपको अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि इत्यादि पढ़नी है। आगे समास प्रकरण को अच्छे से पढ़ना है और जो जितना कारक बाबूराम सक्सेना में लिखे हैं कारक के सूत्र, उतने कारक के सूत्र पढ़ने। प्रत्याहारों का सामान्य ज्ञान, उच्चारण स्थान इत्यादि ये सब संज्ञा प्रकरण में आ ही जाएगा। और प्रत्ययों का सामान्य परिचय, मैंने कुछ कृदंत हैं, कुछ तद्धित हैं, कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, जनरल नॉलेज एकदम बहुत डीपली अध्ययन उसका भी नहीं करना है। इतनी चीज़ें आपको बाबूराम सक्सेना के आधार पर पढ़नी चाहिए। यानी मुख्य रूप से संज्ञा, संधि, समास, कारक और सामान्य रूप से प्रत्यय, क्योंकि प्रत्याहार तो संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, ये 4 चीजें आपको बाबूराम सक्सेना से पढ़नी है। मोटी मोटी बात कहें तो बाबूराम सक्सेना से संज्ञा, संधि, समास और कारक। हाँ, तो संज्ञा में ये प्रत्यय इत्यादि, प्रत्याहार इत्यादि सब उसी में आ गया। तो संज्ञा, संधि, समास, कारक और प्रत्यय। अब प्रत्यय चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए उसका सामान्य परिचय मतलब तुमुन पढ़ लिया, क्वा पढ़ लिया, क्ता पढ़ लिया, क्षत्रि पढ़ लिया, सानच पढ़ लिया, अनियर पढ़ लिया, जो बहुत पॉपुलर हैं। हाँ, खासकर कृत्य प्रत्यय उनको आपको देखना है। अब आगे चलें तो शब्दरूप पढ़ने हैं। अब शब्दरूप में आपको बाबूराम सक्सेना में ही मिल जाएंगे शब्दरूप, या शब्दरूप कहीं से भी पढ़ लीजिए। शब्दरूप आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये 3 अंत पढ़ने हैं। अकारांत में जैसे राम इत्यादि आ गया, राम आ गया, बालक आ गया, देव आ गया, ये सब अकारांत हैं। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में पढ़ने हैं। मजेदार बात है, इकारांत का भी पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग। उकारांत में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग भी। ऐसे ऋकारांत में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग भी। तो इतना आसान तो नहीं है पर इतना कठिन भी नहीं। यहाँ अकारांत लिखा है, लेकिन जब स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो आकारांत स्त्रीलिंग आपको रमा, लता, बालिका इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। इकारांत में आप पुल्लिंग में हरि को ले लेंगे, नहीं हरि आ जाएगा। स्त्रीलिंग में जाएंगे तो मत शब्द आ जाएगा। और इसी तरह आप इकारांत में नपुंसकलिंग में जाएंगे तो वारी शब्द आ जाएगा, जैसे वारी इत्यादि। तो वारी इत्यादि इकारांत नपुंसकलिंग है, मत इत्यादि इकारांत स्त्रीलिंग है, और हरि, मुनि, कवि इत्यादि ये इकारांत पुल्लिंग है। ऐसे उकारांत में जाएंगे तो जैसे भानु हो गया, गुरु हो गया, साधु हो गया, ये उकारांत पुल्लिंग है। और ऐसे वधु इत्यादि में जाएंगे तो वो स्त्रीलिंग है ना। तो और जानु इत्यादि जाएंगे तो वो नपुंसकलिंग में आते हैं। समझ में आया? जानु, जानुनी, जानुनी ऐसा रूप चलता है। ऐसे ऋकारांत में पितृ शब्द है, दुहित्र शब्द है, स्त्रीलिंग में मातृ शब्द है, स्त्रीलिंग में ऋकारांत में जाएंगे तो पितृ और धात्री इत्यादि ये शब्द ऋकारांत पुल्लिंग है। तो ऋकारांत पुल्लिंग भी होता है, ऋकारांत स्त्रीलिंग भी होता है, ऋकारांत नपुंसकलिंग। उकारांत में आप नपुंसकलिंग में मधु, मधुनी, मधुनी को भी याद कर सकते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी उकारांत है, नपुंसकलिंग है। तो ये 3 लिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में आपको पढ़ना है। मोटी मोटी बात, अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत 4 अंत पढ़ने हैं। इसके बाद आप और भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। सर्वनाम रूप में जाएंगे तो सर्व शब्दों, यत शब्द, तत् शब्द, किम शब्द, युष्मत शब्द और अश्मत शब्द, इदम और अदश, ये सर्वनामों के रूप आपको पढ़ने चाहिए। पाठ्यक्रम में ना भी हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, शिक्षक होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए। सर्व शब्द का, आप सर्व शब्द का सर्वा, सर्वौ, सर्वे चलता है पुल्लिंग में, सर्वा, सर्वे, सर्वा चलेगा स्त्रीलिंग में, और सर्वम, सर्वे, सर्वाण चलेगा नपुंसकलिंग में। ऐसे यत का भी, तत् का भी, किम का भी, ये सब में तीनों लिंगों में चलता है। या यौ ये
पुल्लिंग चलेगा, या ये या स्त्रीलिंग में चलेगा, और यत ये यानी ऐसा नपुंसक लिंग में चलेगा। तीनों लिंगों में पढ़ना। तद में जाएंगे तो शाह तौ ते पुल्लिंग में, सा ते ता स्त्रीलिंग में, और तत् ते तानि नपुंसक लिंग में। ऐसे किम में जाएंगे तो कह कौ के ये पुल्लिंग में चलेगा, का के का स्त्रीलिंग में चलेगा, और किम के कानि नपुंसक लिंग में। तो आप जानिए सर्व यत तत् किम इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब पढ़ना है। सर्वनाम रूप लिख दिया तो मतलब सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में पढ़ने। अब युष्मद और अश्मद क्या होता है ना, तीनों लिंगों में समान चलता है। त्वम युवाम यूयम ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सबका रूप है। त्वम गच्छसि माने तुम जा रही हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तुम जा रहे हो तब भी तुम गच्छसि ही कहेंगे। मतलब ये त्वम युवाम यूयम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदलता नहीं है, इतना आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज सुन लीजिए। तो ऐसे युष्मद और अश्मद का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं, एक ही रूप से काम चल जाएगा। इसलिए अस्मद का भी अहम आवाम वयम वाला रूप आपको पढ़ना है। इदम अदस का फिर तीनों लिंगों में पढ़ना है। इदम भी तीनों लिंगों में और अदस भी तीनों लिंगों में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 रूप जो सर्वनाम पद के हैं तीनों लिंगों में, और युष्मद और अश्मद का एक ही रूप चलेगा, वही तीनों लिंगों में काम देगा। तो सर्वनाम रूप खत्म हो गया। देखिए 3 प्रकार के रूप आपने पढ़े। एक शब्द रूप जिसमें आप ये पढ़ रहे थे अकारांत इकारांत तुकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, और सर्वनाम रूप। अब आइए धातु रूप। धातु रूप में भी केवल आपको पहले ये देखना है, एक लकार लट और लोट और लिट और लंग और लिंग, केवल 5 लकार ही पढ़ने हैं। कितने लकार? 5। वैसे 10 लकार होते हैं संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, हमको 5 लकार पढ़ना है। टीजीटी वालों लट लोट लिट लंग और विधिलिंग 5 ही लकार आप पढ़िएगा। अब भू गम पठ पा भी श्रु लभ हन दुह दा दिव जन तुद प्रच्छ और ब्रू और चुर। बहुत ज़्यादा गोला हो गया, मैं गोला फिर से मिटा देता हूँ। ये देखिए इतनी धातुएं हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। पहले ये 16 धातुओं को पढ़ लीजिए, और 5 ही लकार में। पढ़ने को आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, पर 16 पहले पढ़ लीजिए। 16 तैयार कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और 16 धातुओं के रूप आपको संस्कृत गंगा के ऐप में मिलेंगे। सारी चीज़ें ऐप में पढ़ा दी गई, जो बची होंगी वो फिर से मैं पढ़ा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ऑनलाइन पढ़ने की तैयारी करिए, चूँकि योगी जी ने अभी कोई ऐसे कोचिंग स्कूल के लिए कोई बहुत बड़ा छूट नहीं दिया है, और जिस तरह से कोचिंग में भीड़ उमड़ती है उस हिसाब से अभी हम लोग ऑफलाइन चलाने की स्थिति में नहीं है। पर जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी, कोई नया हाल मिलेगा, कोई बड़े अच्छे कम से कम 200-400 500 छात्रों के बैठने की बड़ी व्यवस्था हो सकती है डिस्टेंसिंग के साथ, तब हम लोग विचार करेंगे। और जहाँ हम लोग पढ़ाते थे ज्ञान गंगा परिसर में लाइब्रेरी गेट के सामने, वहीं चलेगा। पर एक बड़ी सूचना आपको देता चलूँ कि इस बार पीजीटी और यूजीसी का कोई बैच नहीं चलेगा ऑफलाइन यूजीसी और पीजीटी का हमेशा ऑनलाइन बैच ही चलेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा पाठ्यक्रम होता है कि 4-6 महीने में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और फिर ऑफलाइन चला करके आप व्यर्थ फीस भी ले लें और अच्छे से पढ़ा भी ना पाएँ, वो बहुत बुरी बात होती है। इसलिए ये जो बड़े सिलेबस हैं, बड़े पाठ्यक्रम हैं, जैसे यूजीसी का, कोई साल भर पढ़े अच्छे से तब भी शायद पूरा कर पाए। बहुत 10 इकाइयों में बटा हुआ बड़ा सिलेबस है, उसको हम लोग आज 2 साल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, तब भी अभी कुछ अधूरा रह जाता है, अभी कुछ ना कुछ बकाया रह जाता है। इसलिए यूजीसी का कोई ऑफलाइन बैच नहीं चलेगा, ये खुल के मैं आपके सामने वीडियो में बोल रहा हूँ। और पीजीटी का भी इस बार अच्छे से हम नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा ग्रंथ कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे अब 10 अंकों का मृच्छकटिक है, पूरा शाकुंतल आपको पढ़ाना है, पूरा नलचंपू आपको पूरा प्रथम उच्छ्वास पढ़ाना। अच्छा खासा ग्रंथ है, अच्छा खासा सिलेबस है, काव्य प्रकाश भी है, उसमें दर्शन भी है। तो ये भी ऑनलाइन ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये 5 महीने 6 महीने 8 महीने में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम नहीं मेरी दृष्टि में। और जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं पढ़ा के, तो फिर उसका बैच नहीं चलाना चाहिए। तो ऑनलाइन बैच में पीजीटी यूजीसी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी का भी ऑनलाइन बैच है, लेकिन यह ऑफलाइन भी चलेगा। वैकेंसी आने के बाद विचार किया जाएगा, अभी फ़िलहाल उस पर कोई डेट निर्धारित नहीं है। मैं आगे चल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लीजिए। आगे आ गया संस्कृत संख्या, 1 से 100 तक की संख्याएं आपको पढ़नी है। मैं टीजीटी के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा हूँ, एक दिन पीजीटी के पाठ्यक्रम पर भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज नहीं। 1 से 100 तक की संख्याएं पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार की संख्याएं पढ़ाई गई हैं। आप देखिएगा पूर्णी संख्या में जाएंगे तो प्रथमा द्वितीय तृतीय, प्रथमा बालका प्रथमा बालिका, प्रथमम पुस्तकम आप पढ़ते हैं ना, 6वें 7वां बालक 7वीं पुस्तक 7वीं लड़की, ऐसा बोलते हैं 7वां लड़का जा रहा है, 7वीं लड़की आ रही है, 7वीं पुस्तक लाओ तो सप्तमम पुस्तकम आनेय, सप्तमम पुस्तकम आनेयतु या सप्तमम पुस्तकम आनय, इस प्रकार के प्रयोग ये पूर्णी संख्या का है।
ना, जैसे विंशतितमः, एकविंशतितमः, पंचाशत्तमः, ऐसा बोलते हैं ना, शततम ऐसा बोलते हैं। तो ये पूर्णी संख्या है। संख्या में आपको सामान्य गिनती भी पढ़नी है संस्कृत में, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि वाली, और प्रथमा द्वितीया तृतीया वाली भी। अनुवाद एवं निबंध में जाएंगे तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में पत्र लेखन इत्यादि, निबंध, संस्कृत सूक्तियों का ज्ञान। अब संस्कृत सूक्तियों से सवाल आते हैं, जो आपके 7 ग्रंथ निर्धारित हैं उनसे तो पूछा ही जाएगा, कभी कभी बाहर से भी कुछ मुख्य सूक्ति पूछी जा सकती है। वाच्य परिवर्तन ध्यान रखिएगा, और अशुद्धि परिमार्जन भी सवाल आते हैं। कोई 4 विकल्प दे देगा, चारों में शुद्ध कौन है ऐसा पूछ लेगा, या अशुद्ध वाक्य कौन है ऐसा भी पूछता है। वाच्य परिवर्तन कोई कर्तृवाच्य देगा तो कर्मवाच्य में करना है, कर्मवाच्य देगा तो कर्तृवाच्य में करना है, या भाववाच्य में करना है, ऐसा वाच्य के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है। तो ये रही आपके पाठ्यक्रम की बात। और लास्ट में प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण अध्ययन की क्या विधियां हैं, अनुवाद की क्या विधि है, गद्य पद्य पढ़ने की क्या विधि है, ये आपको निर्मोही सर बहुत अच्छे से पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं, तो एक बार इसमें भी आपको पढ़वा दिया जाएगा। यद्यपि यहाँ से बहुत सवाल नहीं आते हैं, पर इन पाठन विधियों का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। व्याकरण विधि है ना, अनुवाद विधि होती होगी, गद्य शिक्षण की क्या विधि है, पद्य शिक्षण की क्या विधि। जो लोग बीएड किए होंगे, चूंकि जो टीजीटी भरेगा वो तो बीएड करा ही होगा, चूंकि बीएड उसकी अनिवार्य योग्यता है। तो ये इन पाठन विधियों का भी देखिए, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, चूंकि इस बार ये कहा गया है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, और भारांक भी नहीं जोड़ा जाएगा कि एमएड का 5 मिलेगा, पीएचडी का 10 नंबर मिलेगा, खेल कूद का नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी हट चुकी हैं। तो आप ये जाने रही, नए वैकेंसी के बाद सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जो नियम आए हैं वो उसमें साक्षात्कार हटा दिया गया है टीजीटी में, और भारांक जो लेते थे लोग, खेल वाले कुछ ले लेते थे, तो इस प्रकार का भारांक, एमएड का भारांक मिलता था शायद 5 नंबर का, 10 नंबर पीएचडी का मिलता था। ये सारी चीज़ें अब इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब कुछ पढ़ाई का मिलेगा, सब कुछ पढ़ मिलेगा। वह अब वो 50 नंबर का जो इंटरव्यू होता था उसका भी खेल खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरह से डिपेंड हो जाना है अपने सामर्थ्य पर, जितना आपके सामर्थ्य में होगा। जैसे अभी एलटी जो लोग पास किए, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे आज उनको मिल गया लेटर, सब अपने अपना ज्वाइनिंग करने चले गए। ऐसे ही अगली बार से इस परीक्षा में टीजीटी में भी होगा कि जैसे ही आपका एक रिजल्ट निकलेगा, एक बार वही आपकी फाइनल लिस्ट होगी, उसी के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोगों को अब सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए। पहले थोड़ा सा कम भी होता था, वो 50 नंबर के इंटरव्यू से हम लोग मैनेज कर लेते थे अपनी ताकत के अनुसार, हर तरह की ताकत लगा करके। अब ऐसा कुछ आप नहीं कर पाएंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत कवियों का सामान्य परिचय पढ़ना है, तो जो कवि हमारे पाठ्यक्रम में उनको भी पढ़ना है, लेकिन भास का भी परिचय आपको पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि व्यास का भी पढ़ना चाहिए। जो इसमें पाठ्यक्रम में नहीं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार, ये भी आपके पाठ्यक्रम में सवाल आते हैं। यानी कुल मिला के संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी सामान्य जानकारी से सवाल आते हैं, वो भी आपको संस्कृत टीजीटी के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही। ये पाठ्यक्रम की कक्षा थी। आप YouTube चैनल संस्कृत गंगा का देख रहे हैं और मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इसकी जानकारियों को अपने पास इकट्ठा कर लीजिएगा। बाकी कुछ करना ना करना ये आपके ऊपर है, चाहे आप लाइक ठोको या अनलाइक ठोको, और चाहे आप सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब कर दो, ये आपके ऊपर है। पर पढ़िएगा ज़रूर, इन सब चीज़ों को पीछे करते हुए पढ़ाई को आप ज़रूर आगे रखिएगा। बाकी तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। वैसे तो जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। 60 साल के बाद सरकार आपको रिटायर कर देती है और 100 साल के बाद भगवान आपको रिटायर कर देते हैं। इससे पहले कि जो आपको साल 6 महीने बचे हैं वो संस्कृत के लिए आपको खर्च करने चाहिए। अपने जीवन का कुछ हिस्सा संस्कृत के अध्ययन में और अध्यापन में आपको खर्च करना चाहिए। वरना आप जैसे कोई राष्ट्र के खिलाफ काम करता है तो राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, वैसे यदि कोई संस्कृत का अध्यापक संस्कृत पढ़ने के बाद ना पढ़ाए तो वह संस्कृत द्रोही कहा जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर संस्कृत द्रोह का मुकदमा ना चले, इसलिए हर विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ना चाहिए और हर अध्यापक को संस्कृत पढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, ये बताने के लिए कि जल्दी ही ऑफलाइन का बैच टीजीटी बस का शुरू होगा। पीजीटी और यूजीसी की कोई ऑफलाइन बैच नहीं होंगे। जो भी बैचेस चल रहे हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। उनका पढ़ाया तो जाएगा लेकिन पीजीटी ऑनलाइन ही पढ़ाए जाएंगे। इतना बड़ा पीजीटी का पाठ्यक्रम है कि यदि 1 घंटे 2 घंटे हम रोज लाइव आके पढ़ाऊं और कैमरे के सामने पढ़ाऊं, तब भी अभी 2-4 महीने पूरा करने में लगेंगे।
पूरा इतना बड़ा सिलेबस रहता है, और यूजीसी का भी। इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि हम जो उतना ही काम हाथ में लें जो अच्छे से कर पाएँ, जो आपके साथ न्याय कर पाएँ, जो संस्कृत के साथ न्याय कर पाएँ, अन्याय ना हो जाए मुझसे। इसलिए मैंने ऑफलाइन बैच बाकी बंद कर दिए। टीजीटी का जैसे ही वैकेंसी आएगी, लोग हल्ला खूब मचाए हैं कि दशहरा के बाद या दिवाली तक में जब कभी भी वैकेंसी आपकी आएगी तो निश्चित रूप से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन ऑफलाइन भी कर पाएँ, और ऑनलाइन मार्गदर्शन तो चल ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रघुभूषण आप सबसे विदा लेता हूं, फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मजे में रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते संस्कृताय।